हाय गाइस, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑफ क्लास 10th। इसका हमने पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कर रखा है। अब हम पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह सब देख लिया है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एमीटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हमारे पास वो वर्क डन या फिर वो वर्क एनर्जी जो किसी भी यूनिट चार्ज को किसी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए जो वर्क एनर्जी खर्च होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद आया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो एक यूनिट जो दोनों पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है वोल्टेज की? एसआई यूनिट होती है वोल्टेज की वोल्ट। किसके ऑनर में रखा गया था? ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा। इनके ऑनर में ये नाम दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या होता है जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड द कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1 volt of electric potential difference is equals to 1 joule of work to be done। ठीक है। हमने क्या देखा था पोटेंशियल डिफरेंस में? तो हमने देखा कि जो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये होता है वर्क एनर्जी अपॉन में चार्ज। ठीक है। तो ये इसको किससे डिनोट करते थे हम? इसको डिनोट करते थे हम V से। V और यहाँ पर दो पॉइंट का डिफरेंस यानी कि वर्क फाइनल माइनस वर्क एनर्जी इनिशियल अपॉन में क्यू चार्ज, यानी कि अल्टीमेटली क्या आने वाला है? वर्क एनर्जी अपॉन में चार्ज। तो ये V इक्वल्स टू में होता है Q। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है? 1 वोल्ट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमने 1 जूल एनर्जी खर्च की होगी किसी 1 कूलम्ब चार्ज को किसी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ 1 volt is also equals to 1 joule per coulomb। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 volt is also equals to 1 volt is also equals to 1 joule per coulomb।
ठीक है, आगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है? ये एक ऐसा एपरेटस या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं किसके लिए? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है कि हमें किसी भी सर्किट में हमें किसी भी दो पॉइंट का अगर हमें के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो हम ये जो डिवाइस है वो है वोल्ट मीटर। कौन सी डिवाइस है ये वोल्ट मीटर। इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे कनेक्ट होता है ये सर्किट में? ये ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट होगा। कैसे? पैरेलली कनेक्ट होता है। इट इज़ यूजुअली हैज़ हाई रेसिस्टेंस सो दैट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। क्या है? इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेसिस्टेंस मतलब क्या? रेसिस्टेंस मतलब होता है कि कोई भी कंडक्टर को करंट पास करने से रोकने की जितनी एबिलिटी होती है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली कनेक्ट होता है। कैसे होता है दिखाता हूँ मैं एक बार। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल। चालू भी कर देते हैं इसे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये सोर्स हो गया बैटरी की एंड अप्लायंसेस। ठीक है, तो सपोज मुझे पॉइंट दिस टू दिस, इसको मैं पॉइंट ए कह लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी कह लेता हूँ। मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर पैरेलली एक वोल्ट मीटर को क्या कर दूँगा? लगा दूँगा इस सर्किट में लगा दूँगा। तो मुझे पॉइंट दिस एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ से मालूम चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ तो ये हमारे पास एक पिक है वोल्ट मीटर की। ओरिजिनली में जो डिवाइसेस होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो आता है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग। क्या करता है? डिटेक्ट करता है और एंड इंडिकेटिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट। डिटेक्ट करता है और इंडिकेट करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर वर्क्स एज एन एक्चुएटर by producing a rotatory deflection of a point in response to electric current। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है? करंट को डिटेक्ट भी करता है और उसको इंडिकेट भी करता है। ठीक है, तो हमने इसमें पहले ही पढ़ चुका है, हमने इसमें पहले देखा हुआ है कि जो एक तरह का और भी डिवाइस होता है एमीटर होता है हमारे पास। एक होता है एमीटर। एमीटर और ये क्या आ गया हमारे पास? गैल्वेनोमीटर।
ठीक है। ये भी क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, यानी कि करंट की इंटेंसिटी को बताता है, इंटेंसिटी। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट भी करेगा और उसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करेगा, इसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मैं एक बार फोटोज़ दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये पिक है जो वो है हमारे पास एमीटर की, और ये है गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, फुल नेम था इनका जॉर्ज सिमन ओम, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा इनका नाम, जॉर्ज सिमन। यहाँ पर सिमन की स्पेलिंग हो जाएगी सिमन ओम। ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक लॉ दिया था। वो लॉ जो था वो बेसिकली किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस एंड उसमें बहने वाले करंट के रिलेशन में दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ओम्स लॉ ने कहा था कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि उन्होंने कहा था, इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ according to the Ohm's law, उन्होंने कहा था कि किसी भी सर्किट में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि क्या, V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें बहने वाले करंट के। उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर किसी सर्किट में करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, उसमें वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ने का मतलब करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी को जब हम फर्दर देखेंगे तो जो V है, अगर मैं इसको I के इक्वल्स टू करना चाहूँगा तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसे हम R के नाम से जानते हैं। R क्या होता है, ये
इसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। इसे कहते हैं हम रेसिस्टेंस। क्या होता है ये रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी या फिर कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके थ्रू बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करती है। फिर द एबिलिटी ऑफ अपोजिंग द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया। नाउ व्हाट वी कैन से, अब हम इसी से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये R, अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या V अपॉन में I होगा। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर ये डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इस पे इफ़ेक्ट रखेगा कि जो वोल्टेज और करंट पे ये कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इस पर वोल्टेज पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ इट इज़ ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार रेसिस्टेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो वो प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस की, जैसा कि मैंने बताया, जिसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो क्या होता है, रेसिस्ट होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें उसके बाद अगर हमने रेजिस्टेंस देख लिया तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में कोई भी ऐसा एक कंडक्टर है तो इसमें जो करंट बह रहा है, अगर करंट सपोज अगर इसमें करंट ज़्यादा बह रहा है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर करंट ज़्यादा तरीके से बह रहा है तो उसको रोकने वाली जो शक्ति होगी वो कम होगी, जबकि तो ज़्यादा बह रहा है। लेकिन अगर किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उसमें जो करंट है वो ज़्यादा नहीं बहेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। और ये जो रेसिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम बहेगा, और करंट ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज की, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक टर्म आता है ये ग्राफ का, जो ये ग्राफ है वी आई ग्राफ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज स्ट्रेट। ये अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ग्राफ ऑफ वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई, तो ये जो ग्राफ है
इधर वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे वी और एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे आई। तो इनका जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, हमेशा ऐसा स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट लाइन में। इट मीन्स यहाँ पर अगर करंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि यहाँ पर 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर करंट है, एक एम्पियर करंट है और हमने ये अभी फॉर्मूला देखा कि ये V इक्वल्स टू में होता है आई आर। मैंने कहा कि करंट मैंने 1 एम्पियर छोड़ दिया और जो मटेरियल है उसका रेसिस्टेंस भी कितना है, 1 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वोल्टेज भी 1 आ जाएगा। तो क्या अगर 1 एम्पियर करंट होगा तो क्या वोल्टेज भी 1 आएगा। मैंने ये बात पहले ही कह दिया है कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या है इस कंडक्टर की, 1 ओम है। ये एक वेल डिफाइंड, मैंने ये पहले से कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर करंट अगर हम 1 एम्पियर देंगे तो वोल्ट भी क्या होगा, 1 होगा। अगर करंट 2 एम्पियर करेंगे हम तो यहाँ पर वोल्टेज भी कितना होगा, 2 एम्पियर। यहाँ पर अगर करंट 3 एम्पियर देता हूँ तो यहाँ पर करंट भी कितना होगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, सीधा बनेगा, स्ट्रेट। उसके बाद आता है हमारे पास रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होते हैं, ये रेजिस्टर्स, इसका कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, उससे पहले हम वेरिएबल्स के टाइप देख लेते हैं। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास 2 तरह के, एक है वेरिएबल रेसिस्टेंस और एक दूसरा है कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर। ठीक है, हम किसी भी कंडक्टर, किसी भी रेजिस्टेंस जो है वो 2 तरह का होगा। एक तो होगा वेरिएबल क्या होगा कि वो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में है जिसको हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, जिसको हम अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा कंपोनेंट होता है किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसको यूज़ करके हम करंट को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम द सोर्स, इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर हम करंट को रेगुलेट कर लें तो क्या होगा, करंट को रेगुलेट कर दें तो वोल्टेज को बिना चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को जो रेजिस्टेंस है उसकी मदद से हम करंट की और रेसिस्टेंस की जो प्रोपोर्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है कि कॉज, रेसिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो कंडक्टर में आता ही कैसे है। तो रेसिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंडक्टर में इसलिए आता है या फिर यहाँ से आता है। क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। ये बात हम शुरू में ही देख चुके हैं। तो क्या होता है, द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर क्रिएट्स हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन because of attraction between them. This is hindrance is cause of resistance in the flow of electricity. तो क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी मैटर या फिर एटम होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होंगे। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो भी तो होंगे उस कंडक्टर के अंदर,
तो वो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से क्या करेंगे, रोकेंगे। किस वजह से, क्योंकि वो उसको अट्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो जो रोका गया, जो हिंड्रेंस उसकी उनके फ्लो में पैदा हुई, उसी को बस हम रेसिस्टेंस कह देते हैं, उसी को हम रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि करंट को फ्लो कराने में जो दिक्कत, हिंड्रेंस, रुकावट पैदा होती है, वो वही होता है रेसिस्टेंस। उसके बाद आ जाते हैं हम कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है, हमने देखा भी होगा कि घरों में देखा होगा या फिर बहुत जगह देखा होगा, रेजिस्टेंस लगे हुए या फिर देखे हुए। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका कि हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, यूज टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। मतलब हमको कितना करंट कहाँ पे छोड़ना है, कितना एम्पियर का छोड़ना है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंपोनेंट का नाम है रजिस्टर। उसका हम रजिस्टर के मदद से कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रजिस्टर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर को, करंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो कंडक्टर है वो कैसी मटेरियल का बना है। ठीक है, तो जो कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा फ्री हों, जिनको मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं हो रही, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से क्रिएट होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट भी ज़्यादा अच्छे से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में आएगा हमारे पास कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, सम मटेरियल क्रिएट्स लीस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें क्या करते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिटिव जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत आसानी से और कम रुकावट के साथ मूव कर जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, तेज़ी से मूव करेंगे तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। तो ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे कंडक्टर्स को हम गुड कंडक्टर्स के नाम जानते हैं। इसका एक एग्जांपल है सिल्वर है। हम जानते हैं कि जो सिल्वर वगैरह जो होता है, ये सब क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं। इनको इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसकी जगह पे हम कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर्स या फिर सिंपल स्टील वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका वायर्स को बनाना इकोनॉमिकल पड़ता है हमको, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। हम सिल्वर की तारें नहीं बना सकते क्योंकि ये महंगा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स जो ज़्यादा हिंड्रेंस यानी कि ज़्यादा रुकावट पैदा करें, वैसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम प्लास्टिक देख सकते हैं। प्लास्टिक देख सकते हैं, वुड हो सकता है, एंड वुड या फिर कोई ऐसी चीज़, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एंड सैंड, क्ले, या फिर जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब क्या हैं, बैड कंडक्टर्स होती हैं। क्या होते हैं ये, बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनको बैड कंडक्टर्स को और भी हम किस नाम से जानते हैं, इंसुलेटर भी हम इन्हीं को कहते हैं। इंसुलेटर किन्हें कहते हैं, बैड कंडक्टर्स को ही हम इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ख़त्म, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा है हमारे पास
लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जो लेंथ है कंडक्टर का वो कितना है। इसमें एक चीज़ आती है कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस मीन्स रेसिस्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन length of conductor. This is the cause that long electric wire creates more resistance to the electric current। यानी कि कोई कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसमें जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, रेसिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दिस मीन्स आर विल डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कंडक्टर। हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी कि हमने यहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें देखी। पहला जो था कि किसी भी कंडक्टर, सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि करंट, और जो इसको रोकने वाली प्रॉपर्टी है वो है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो जो ये रेसिस्टेंस है और इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये पूरा एरिया, ऐसा, जिसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। मैं इसमें जो पहली बात कही गई है वो कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और क्या कहा गया है कि जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो ठीक है, क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली पिछले वाले से। तो आफ्टर combine one and two, what we can say कि resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाना है, तो क्या करूँगा, मैं एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसे हम ये रो के नाम से जानते हैं। ये जो कांस्टेंट आया है इसे हम क्या कहेंगे, रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं, यहाँ रो की
तो ये आ जाएगा रेसिस्टेंस एरिया ऊपर, लेंथ नीचे, तो रेसिस्टेंस इंटू में एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो ये जो रो है, ये जो रो है, ये जो रो है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी हम इसी को कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, क्या होता है रेसिस्टिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर when current flows perpendicular to its opposite faces। ठीक है, क्या होता है ये रेसिस्टिविटी, यानी कि जिसकी हम यूनिट, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, मैंने इसमें से क्या किया, एक क्यूब को ऐसे कट करके निकाला, जिसके साइड्स 1/1 मीटर हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया, 1 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। तो इसमें से परपेंडिकुलरली कितना करंट फ्लो हो रहा है पर परपेंडिकुलरली, फ्लो हो जाएगा, सॉरी रेसिस्टेंस ऑफर्ड होगा, करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कितना रेसिस्टेंस मिल रहा है, यही क्या कहलाएगा हमारे पास रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, अच्छा, हमने एक चीज़ जो है वो ऊपर छोड़ दिया था, वो है रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस जो ओम्स लॉ में है, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम। ओबियसली ओम ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था तो उनके नाम पर रखा गया है, लेकिन हम ओम नहीं लिखते हैं, ओम का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है, ये जो है ये डिनोशन का तरीका है ओम का। ठीक है, यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम किसके बराबर हो गया, वैसे देखा जाए तो करंट यानी कि चार्ज पर एम्पियर के बराबर भी होता है, अगर मैं यहाँ से देख के लिख दूँ तो। ठीक है, उसके बाद नीचे आया मैं जब, तो यहाँ पर रो हमने जो निकाला था, तो अगर मैं रो की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पर रो की जो वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो हम रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है ओम, मीटर की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और अपॉन में लेंथ की जो होती है वो होती है मीटर। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक है, ओम मीटर।
नाउ क्या है, रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। वो ओबियसली अगर मटेरियल पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है तो रेसिस्टिविटी भी उसी पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि ओम मीटर होता है इसकी SI यूनिट। ठीक है, मटेरियल हैविंग रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power -8 ओम मीटर टू 10 to the power -6 ओम मीटर आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड कंडक्टर्स। उन्हें हम अच्छे कंडक्टर के तौर पे मानते हैं। तो सिल्वर जो होता है, जिसे हम, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1.60 ओम मीटर। एंड जो कॉपर होता है उसकी रेसिस्टिविटी, जिसको हम कमर्शियली बहुत यूज़ करते हैं वायर्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है 1.62 इंटू में 10 to the power 8 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद जो ये रबर्स वगैरह हुए, रबर या फिर जो बहुत ज़्यादा गुड इंसुलेटर या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छे बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी की ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है 10 to the power -12 से लेकर 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, और ये भी जो रेसिस्टिविटी भी जो है वो क्या करता है, वेरी करता है किस पे, वेरी करता है किससे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने देख लिया, यहाँ तक ही आज हम करेंगे। यहाँ पार्ट टू का जो एंड है वो आज हम यहीं पर कर देते हैं। आगे जो हमें पढ़ना है इसमें, वो हम कॉम्बिनेशंस वगैरह देखेंगे। कॉम्बिनेशन और पावर का कॉन्सेप्ट, हीटिंग इफेक्ट, एक और लॉ है जिसे हम जूल्स लॉ कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीट। एंड उसके बाद जो है एक जो कमर्शियली हमारे घर में घरों में जो पावर यूनिट आता है, यानी कि बेसिकली यूनिट ऑफ पावर, ये सब चीज़ें हमें अभी देखनी है फर्दर क्लासेस में। ठीक है, तो बाकी और तो आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, थैंक यू।